दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के खला में भेजे गए नए सैटेलाइट GSAT-29 के बारे में और पाकिस्तान का सैटेलाइट प्रोग्राम अब कहां तक पहुंचा है। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम भारत के फ्रांस से राफेल तैयारों के हसूल के बारे में बात करेंगे कि भारत पहले 118 तैयारे खरीद रहा था, अब 36 तैयारे खरीद रहा है। तो दोस्तों जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों भारत की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एक नए सैटेलाइट को खला में छोड़ा है, जिसको GSLV Mk3 रॉकेट से खला में छोड़ा गया। इस सैटेलाइट का नाम GSAT-29 है। ये भारत का अब तक का खला में छोड़ा जाने वाला सबसे बड़ा सैटेलाइट है, जिसका वज़न 3423 किलोग्राम है। इस तरह ये भारत का 33वां सैटेलाइट है जो भारत के इसरो ने तैयार किया है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि भारत अपने खलाई प्रोग्राम को बड़ी हद तक वुसअत दे रहा है। इस सैटेलाइट का मकसद भारत के हरीफ ममालिक पर नज़र रखना बताया गया है। भारत का ये सैटेलाइट 10 साल तक अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकता है। भारत के खलाई सेंटर इसरो के मुताबिक इस सैटेलाइट में एक जदीद हाई रेजोल्यूशन कैमरा का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इंडियन ओशियन में भारत के हरीफ ममालिक के जहाज़ों पर नज़र रखी जाएगी। भारत का ये सैटेलाइट भारत में कम्युनिकेशन निज़ाम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। भारत इस साल में अब तक अपने 5 सैटेलाइट खला में छोड़ चुका है। भारत की खलाई टेक्नोलॉजी में बढ़ती तरक्की को देखते हुए पाकिस्तान को भी अपने सैटेलाइट प्रोग्राम में अब तेज़ी लाने की ज़रूरत है। भारत का कहना है कि जिस GSLV Mk3 रॉकेट के ज़रिए इस सैटेलाइट को खला में भेजा गया वो इसने खुद तैयार किया है, यानी इसकी तैयारी में रूस वगैरह या किसी और मुल्क से मदद नहीं ली गई। ये GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल भारत के रिसर्च इदारे इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का तैयार करता है। इससे पहले भारत GSLV-1 और 2 तैयार कर चुका है। भारत का कहना है कि ये GSLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मुस्तकबिल में इंडिया के मज़ीद बड़े और वज़नी सैटेलाइट्स को खला में भेजने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये लॉन्च व्हीकल 3 स्टेज रॉकेट है, जिसमें थ्रस्ट पैदा करने के लिए 2 S-200 मोटर्स का इस्तेमाल किया गया है। इस रॉकेट में बड़े इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो बड़े सैटेलाइट्स को खला में ले जाने की सलाहियत रखता है। इस रॉकेट की तैयारी में 15 साल का अरसा लगा है। इसकी लंबाई 42.4 मीटर है और इसका वजन 641 टन है। इस रॉकेट के इंजन में हाइड्रोजन को बतौर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि भारत दूसरे ममालिक के सैटेलाइट्स को भी खला में भेजने का काम करता है। भारत का GSAT-29 सैटेलाइट भारत के शुमाल मशरकी इलाके जहां कम्युनिकेशन का निज़ाम कमज़ोर है, वहां भी कम्युनिकेशन सिस्टम फराहम करेगा। ये एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इससे पहले भारत GSAT-19 भी खला में भेज चुका है, जो खला में अपने मकासद पूरे कर रहा है। अब भारत ने GSAT-29 सैटेलाइट को भी खला में भेज दिया है, जो GSAT-19 से काफ़ी बड़ा है। भारत इस वक्त सैटेलाइट्स को खला में भेजने के लिए PSLV और GSLV का इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने जो अब सैटेलाइट खला में भेजा है, ये GSLV सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए भेजा गया। PSLV और GSLV व्हीकल में फ़र्क ये है कि PSLV व्हीकल यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को छोटे सैटेलाइट जिनका वज़न कम होता है को खला में भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि GSLV व्हीकल यानी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बड़े सैटेलाइट जिनका वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है को खला में भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। PSLV व्हीकल को ज़्यादातर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जिनका वज़न 1700 किलोग्राम तक हो को खला में भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों PSLV व्हीकल और GSLV व्हीकल्स भारत के खलाई इदारे इसरो ने तैयार किए हैं। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि भारत इस वक्त खलाई मामलात में पाकिस्तान से आगे है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि भारत ने खलाई रिसर्च पर काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है और पाकिस्तान की खलाई रिसर्च में कम दिलचस्पी है। लेकिन पाकिस्तान ने भी अब खलाई रिसर्च पर तवज्जो देनी शुरू कर दी है और पाकिस्तान ने नहायत कम वक्त में अब काफ़ी कामयाबियाँ भी हासिल कर ली हैं। पाकिस्तान हाल ही में अपने 2 सैटेलाइट जुलाई में भेज चुका है, जिससे भारत काफ़ी परेशान है, क्योंकि ये
सैटेलाइट्स भारत की निगरानी के लिए इस्तेमाल होंगे। भारत ने जो अब अपना सैटेलाइट GSAT-29 खला में भेजा है, ये एक काफ़ी बड़ा सैटेलाइट है और इसका वज़न 3423 kg बताया गया है। लेकिन किसी सैटेलाइट के बड़े हुजम और साइज़ को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि यह सैटेलाइट काफ़ी एडवांस है। सैटेलाइट की अहमियत का अंदाज़ा इसमें इस्तेमाल की गई जदीद टेक्नोलॉजी से किया जाता है। पाकिस्तान के खला में भेजे गए सैटेलाइट्स भारत के सैटेलाइट से टेक्नोलॉजी और कारकर्दगी में काफ़ी जदीद हैं। पाकिस्तान के सैटेलाइट्स में इस्तेमाल किए गए रेडार्स और सेंसर भी काफ़ी जदीद हैं। पाकिस्तान के सैटेलाइट्स ने भारत की जोहरी और कन्वेंशनल सलाहियतों को बड़ी हद तक महदूद कर दिया है। पाकिस्तान अपने ये सैटेलाइट्स भारत की मिलिट्री नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जो जंग के दौरान भारत की तनसीबात को ठिकाने लगाने के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। चूँकि पाकिस्तान ने अब अपने खलाई प्रोग्राम पर तेज़ी से काम करना शुरू किया है, बहुत जल्द पाकिस्तान भारत को खलाई रिसर्च में पीछे छोड़ देगा। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में भारत से काफ़ी आगे है, जिसका अंदाज़ा आप पाकिस्तान के मिसाइलों की जिद्दत से कर सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के सैटेलाइट्स भारत के सैटेलाइट से टेक्नोलॉजी और कारकर्दगी में कितने बेहतर होंगे। पाकिस्तान के सैटेलाइट्स मल्टीपल टास्क पूरे कर सकते हैं, यानी दिफा और कम्युनिकेशन दोनों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान हमेशा ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करता है जो कई साल तक कारआमद रहती है और मौजूदा दौर के तकाज़ों को पूरा करती है। दोस्तों, अब आपको भारत के फ्रांस से राफेल तैयारों के हसूल के बारे में बताते हैं। दोस्तों, भारत में राफेल तैयारों का स्कैंडल अब भारत की सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। याद रहे कि भारत की साबका हुकूमत ने सन 2012 में राफेल जंगी तैयारों का सौदा किया था, जिसके मुताबिक एक तैयारे की कीमत 526 करोड़ रुपए थी और 18 जहाज़ तैयार हालत में मिलने थे और 108 जहाज़ भारत के अंदर बनाए जाने थे। फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को इसका लाइसेंस देना था और टेक्नोलॉजी भी भारत में मुंतकिल करनी थी, लेकिन 10 अप्रैल सन 2015 को वज़ीर आज़म मोदी ने फ्रांस के दौरे के वक़्त इस माहदे को रद्द कर दिया और एक नया माहिदा कर डाला, जिसके तहत भारत को 36 तैयारे मिलेंगे और एक तैयारे की कीमत 1666 करोड़ रुपए होगी। मोदी जी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये सब कुछ दिवालिया हुए अनिल अंबानी की मदद करने के लिए किया। याद रहे कि अनिल अंबानी की कंपनी माहदे से महज 15 रोज़ कबल कायम हुई थी और इसे असला साजी का कोई तजर्बा ही नहीं। भारत के सीनियर तज्जियाकार प्रोफेसर मनोज झाने का कहना है कि अपोजिशन ने हुकूमत के सामने कुछ सवालात रखे हैं। मोदी हुकूमत को चाहिए कि वो अपोजिशन रहनुमाओं का मजाक उड़ाने की बजाय सबूतों के साथ इन सवालों के जवाब दे। बाज़ दीगर तज्जियाकारों के मुताबिक राफेल तनाज़ा इस हुकूमत के लिए इस तरह नुकसानदेह साबित हो सकता है जैसा कि बफोरस तोपों का तनाज़ा राजीव गांधी हुकूमत के लिए साबित हुआ था। दोस्तों, भारतीय अपोजिशन का कहना है कि मोदी जी ने हमेशा अवाम के जज्बात से खेलने की कोशिश की और मेक इन इंडिया का नारा लगाया। कांग्रेस के रहनुमा सरदार पटेल का मुजस्मा स्टैचू ऑफ यूनिटी भी मेड इन चाइना लगवाया गया। अदालत में वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि 25 मार्च सन 2015 को डिसाल्ट और हाल में ये माहिदा हुआ और दोनों पार्टियों ने कहा कि 95% बात हो गई है, लेकिन 15 दिन बाद ही नई बात सामने आई, जिसमें 36 राफेल तैयारे पर सौदा हुआ और मेक इन इंडिया का नारा देने वालों ने इसे किनारे कर दिया। वकील साहब का कहना था कि इस डील के बारे में वजारत दिफा को भी पता नहीं था और एक झटके में 108 से मामला 36 तैयारों पर जा पहुंचा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कह रही है कि इन्हें ऑफसेट पार्टनर का पता नहीं, लेकिन प्रोसेस में साफ है कि ये सब बगैर सरकार की मर्जी के नहीं हो सकता। वकील ने अदालत उज़्मा को बताया कि मोदी सरकार कीमतों का नहीं बता रही, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जब सब कुछ दूध की तरह साफ है तो फिर मोदी जी को बताने में क्या हर्ज है और सरकार इसे क्यों छुपा रही है। असल बात यह है कि तमाम कवानीन को बलाए ताक रख कर राफेल तैयारों का सौदा किया गया। मोदी जी ने जिस तरह किसानों और जवानों का पैसा अपने सरमायादार दोस्तों की जेब में डालने की कोशिश की है, वो इस बात की दलील है कि मोदी जी बार बार 125 करोड़ अवाम का नाम लेते हैं, लेकिन इन्हें अवाम से कोई सरोकार नहीं। भारत की आबादी अब 125 करोड़ से भी तजावज़ कर चुकी है। इससे वाज़ेह है कि जो बाकी लोग बचते हैं, मोदी जी के दिल में इनके लिए कोई जगह नहीं।